नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे भूचाल पर बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे। ये सिर्फ एक राज्य के चुनाव नहीं थे दोस्तों, ये नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के पूरे भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए कि ये हार कितनी बड़ी और अप्रत्याशित है। पिछले चुनावों में जहां तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 215 सीटों के साथ एक प्रचंड जीत हासिल की थी, वहीं 2026 में वे 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। जरा सोचिए, ये भारी गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन का साफ साफ संकेत है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, बंगाल में टीएमसी की हार। दूसरा, कमजोर होता राष्ट्रीय विपक्ष। तीसरा, विपक्ष विहीन राजनीति का उदय। और अंत में देखेंगे कि अब विपक्ष के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। टीएमसी की हार, एक ऐसा क्षेत्रीय झटका जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और बिहार से तेजस्वी यादव जैसे बड़े चेहरों ने भी उनके लिए प्रचार किया, लेकिन बात नहीं बनी। राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकर जी इस हार के पीछे कुछ दिलचस्प कारण बताते हैं। उनके मुताबिक पहला कारण था टीएमसी के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। दूसरा, बीजेपी का बेहद आक्रामक चुनाव अभियान। दिवाकर जी का ये भी मानना है कि चुनाव में बल प्रयोग और एसआईआर का मुद्दा भी काफी हावी रहा। और हाँ, उनका एक आरोप ये भी है कि चुनाव आयोग ने वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के बजाय उसे कम करने का काम किया। तो ये विशेषज्ञ का नजरिया है कि ग्राउंड लेवल पर असल में खेल कैसे पलटा। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, कमजोर पड़ता राष्ट्रीय विपक्ष और कैसे ये पूरा सत्ता संतुलन बदल रहा है। आपको याद होगा, ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का एक बहुत ही मजबूत चेहरा मानी जाती थी। उनके इस तरह अपने ही गढ़ में हारने से पूरे गठबंधन की नींव हिल गई है। अगर हम गणित के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। विपक्ष में 99 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ दूसरी और तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी ताकत थी। अब आप ही सोचिए, जब देश की तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने ही घर में इतनी बुरी तरह हार जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा खालीपन, कितना बड़ा शून्य पैदा हो जाता है। और अगर हम जरा पीछे हटकर 2026 के पूरे चुनावी नक्शे को देखें तो हालात और भी गंभीर नजर आते हैं। सिर्फ केरल को छोड़ दे, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत दर्ज की, तो बाकी जगह विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके हार गई, असम में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता से ही बाहर हो गई। मतलब साफ है, ये हार महज एक राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश में विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा संकट है। अब इसका मनोवैज्ञानिक और कानूनी असर क्या होगा? वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी की एक बात यहाँ बहुत सटीक बैठती है। उनका सीधा सा मानना है कि पूरा विपक्ष अब काफी कमजोर हो चुका है। वो कहती हैं कि इसका एक बड़ा असर ये होगा कि जो विपक्षी नेता पहले बहुत आक्रामक तरीके से आवाज उठाते थे, अब उन पर जांच एजेंसियों का दबाव और बढ़ सकता है। इसी डर को उन्होंने फाइलें खोले जाने का नाम दिया है। तो क्या हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं? यही हमारा तीसरा बिंदु है, विपक्ष विहीन राजनीति और बीजेपी का तेजी से बढ़ता हुआ विस्तार। आज कई राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि भारतीय राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कोई मजबूत विपक्ष शायद बचेगा ही नहीं। बीजेपी के विस्तार की लिस्ट जरा देखिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य तो उनके पास हैं ही, लेकिन अब करीब 3 दशक बाद दिल्ली में उनकी वापसी हुई है। बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, असम और अब पश्चिम बंगाल की ये नई और ऐतिहासिक जीत। विशेषज्ञों का ये दावा बिल्कुल सच साबित होता दिख रहा है कि बीजेपी का भौगोलिक और राजनीतिक फैलाव वाकई में अभूतपूर्व है। इस लगातार बढ़ते प्रभुत्व पर डीएम दिवाकर जी का विश्लेषण काफी अहम है। वे कहते हैं कि बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है, वे बिना विपक्ष की राजनीति चाहते हैं। उनके मुताबिक क्षेत्रीय दल अब इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं कि राजनीति सिर्फ बीजेपी बनाम छोटी पार्टियां बनकर रह गई है। और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिवाकर जी इस असंतुलन को हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद दुखद स्थिति मानते हैं।
तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या? यही हमारा चौथा और आखिरी बिंदु है, विपक्ष के आगे के रास्ते और एक नई रणनीति की तलाश। इन चुनावी झटकों ने विपक्ष के अंदर की दरारों को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है और गठबंधन जिस तेजी से बिखरा है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने ही सबसे पहले सुझाव दिया था कि विपक्ष को पटना में बैठक करनी चाहिए। जून 2023 में पटना में वो बड़ी बैठक हुई भी, जहां काफी उम्मीदें जगी थीं। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और मई 2026 आते आते ये सारे दल बिल्कुल अलग थलग पड़कर अकेले अकेले चुनाव लड़े और नतीजा एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक हार। अब ये विपक्षी एकता सिर्फ कागजों पर क्यों रह गई? पत्रकारों ने इसके कई साफ उदाहरण दिए हैं। जब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो ममता बनर्जी वहां से गायब रहीं। दूसरी तरफ जब बंगाल में एसआईआर वाला बड़ा मुद्दा गरमाया तो राष्ट्रीय विपक्ष ने टीएमसी के समर्थन में वो आवाज नहीं उठाई जो उठानी चाहिए थी। इसके अलावा कांग्रेस ने तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करने से सीधा इनकार कर दिया, जिसे एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान माना गया। ये सारी बातें साबित करती हैं कि जमीनी स्तर पर वो एकजुटता कभी थी ही नहीं। तो फिर इस बिखराव का इलाज क्या है? नीरजा चौधरी जी एक बहुत ही स्पष्ट और रणनीतिक सलाह देती हैं। उनके अनुसार ममता बनर्जी की इस हार के बाद विपक्ष के पास आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती हैं कि इसके लिए खुद कांग्रेस को भी बाकी दलों को साथ लेकर चलने के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी का ये तुलनात्मक विश्लेषण भी काफी गौर करने वाला है। वे दोनों पक्षों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी अगर कोई चुनाव हार भी जाए तो वे अगले ही दिन से अपने अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। उनका इलेक्शन मशीनरी वाला मोड कभी बंद नहीं होता। लेकिन विपक्ष की आदत हार के बाद एकदम निष्क्रिय और उदासीन हो जाने की है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ क्षेत्रीय दिग्गजों के किले ढह रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी तेजी से अपना विस्तार कर रही है। तो क्या अब विपक्ष अपने वजूद को बचाने के लिए किसी एक नेता के पीछे पूरी तरह एकजुट होगा, या फिर भारतीय राजनीति सच में उस विपक्ष विहीन युग में कदम रख चुकी है जिसकी चेतावनी राजनीतिक विश्लेषक दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि भारत के लोकतंत्र का अगला अध्याय क्या होगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी स्थिति पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी।